नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वर्ग के विषय में और आयत के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत माइनर सा अंतर होता है, बहुत छोटा अंतर होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं वर्ग और आयत को पहचान ही नहीं पाते कि वर्ग किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आयत के विषय में चर्चा किया था, विस्तृत चर्चा हुई थी उसमें, और आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वर्ग के विषय में बात करेंगे। और जैसा कि ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको देखने के बाद वर्ग से संबंधित कोई भी आपका जो भी कन्फ्यूजन है आपके, वो दूर हो जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। अच्छा, तो बात करते हैं वर्ग का। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी कि 90 एंगल पे हो। हम चर्चा करते हैं ये है क्या। जैसे ऐसा चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बना लेते हैं और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। अगर ये ए है, स्मॉल ए, तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी। तो हम ये कह सकते हैं, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आपस में जो चारों भुजाएं हैं ना, वो समान हो। जैसे अगर ये एक भुजा है इस तरीके से, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये वर्ग है। अच्छा, आयत के विषय में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन की कंडीशन ना हो। आयत क्या है? आयत में ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, और इसमें भी प्रत्येक का जो कोण है ना, वो 90 एंगल होता है। 90 एंगल। अब अगर हम बात करें, जैसा कि यहाँ से आयत और वर्ग को आसानी से, जो भी अंतर है, बहुत माइनर सा अंतर है, वो समझ में आ रहा होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। यानी कि वर्ग में जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम वर्ग कहते हैं। अब यहाँ से आप एक चीज ये समझ में आ रहा है कि कोई भी चतुर्भुज का जो अंदर का मान होता है ना, वो 360 डिग्री होता है। यानी किसी भी चतुर्भुज के अंदर का भाग 360 डिग्री होता है। एक तो ये यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा, अगर एक वर्ग को अगर एक विकर्ण प्रतिच्छेद कर, मतलब एक विकर्ण खींचे, तो ये वर्ग इस वर्ग के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक विकर्ण है तो इस वर्ग को वो 2 बराबर भागों में बांटता है। और अगर 2 विकर्ण खींच दिए जाए, अगर उस पे 2 विकर्ण खींच दिए जाए, तो ये प्रत्येक त्रिभुज जो इस तरीके से, ये अगर इसको 1 2 3 4 कहें तो 1 बराबर 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। तो यानी कि अगर किसी वर्ग को 2 विकर्ण प्रतिच्छेदित करे, 2 विकर्ण अगर खींचे, तो अंदर का जो चारों त्रिभुज है वो बराबर होंगे। और किसी भी त्रिभुज का, जैसे विकर्ण जो हमेशा बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर हो। अगर ये यहाँ पे है तो जितना ये रहेगा उतना इधर भी रहेगा, और जितना इधर का रहेगा उतना इधर का भी रहेगा। अब हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जैसा कि भुजा स्क्वायर होता है, तो हम ये देखेंगे भुजा स्क्वायर ही इसको क्यों कहते हैं। तो बात करते हैं कि इसे हम ये देखते हैं, किसी भी चतुर्भुज में समचतुर्भुज को छोड़ के किसी भी चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। यानी कि समचतुर्भुज के उसमें छोड़ के बाकी ये। अब देखिए इसमें होता क्या है। अब ये क्षेत्रफल बराबर है
तो आधार ये, ऊंचाई ये, यही तो होता है। अगर यहाँ से ए गुणे ए कहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर। वही ए को ये भुजा मान लिया गया है यहाँ पे, भुजा, और वो तो कहने का मतलब इसका जो होता है फार्मूला भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर हम कह सकते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल के सेंस में हमेशा होता है, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो, पूरा अंदर का भाग रहता है। ये सारा अंदर का जो रहेगा क्षेत्रफल, अंदर का ही तो निकालेंगे। जैसे अगर कह दिया जाए एक कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो कमरे के अंदर का ही तो क्षेत्रफल निकालेंगे कि बाहर का निकालेंगे, इस तरीके से। और परिमाप, परिमाप क्या होता है या परिधि क्या होता है, तो देखिए जो ये बाहर की जो लाइन है ना, इसको, ये हमारा परिमाप होता है, परिमाप। अच्छा, परिमाप के विषय में अब यहाँ पे परिमाप, वर्ग का परिमाप बताया गया 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा इसको बताया क्यों गया है उस पर हम भी चर्चा करेंगे। जैसे ये एक वर्ग है, ये वर्ग है। अब अगर इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती जैसा कि हमने बताया, तो ये है ए है, तो ये क्या होता है कि भाई अगर परिमाप करना है तो इन्हीं को तो जोड़ेंगे, बाहर की जो लाइनें हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये कह सकते हैं। ये बराबर हम 4a कह सकते हैं। अगर ये 4a कह सकते, ए हमने भुजा को माना है, इसको हम 4a कह सकते हैं, 4a। ठीक है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप है। मतलब आपको इसको रटना ही नहीं पड़ेगा, आप एक वर्ग बनाएंगे। जैसा कि वर्ग का होता है कि आधार गुणे ऊंचाई होता, तो आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर रहेगी। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हमने आधार गुणे ऊंचाई बताया है, ये गुणे ये, आधार गुणे ऊंचाई, तो ये इस तरीके से हो गया, इसका आ जाएगा 100। अब देखिए अगर इसी का अगर भुजा निकालना हो, आप भुजा जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक जो भुजा होती है वो बराबर होती है, तो भुजा तो बराबर हो गई। अब जितनी भुजा, अगर भुजा दिया है तो वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं आसानी से। इस पे कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, थोड़ा सा वर्ग के विषय में और डिटेल जान लेते हैं कि वर्ग होता क्या है। आई होप ये बेसिक सारी चीज़ें थी कि वर्ग के विषय में कुछ और हम चर्चा करते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, देखते हैं। बाकी वर्ग पे जो विस्तृत चर्चा है हम उस पर करेंगे। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण बताइए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक बना लेते हैं वर्ग समझने के लिए। वर्ग, अगर इसकी यानी कि भुजा दिया है 10 मीटर, अगर ये भुजा है तो वर्ग जैसा कि जानते हैं प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर की होगी। अच्छा, वर्ग के क्षेत्रफल, हम पहले क्षेत्रफल पे बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल देखिए, अगर आपको चतुर्भुज में देखना है, समानांतर चतुर्भुज को छोड़ के, बस आप एक चीज, चाहे वो आयत हो चाहे वो आपका वर्ग हो, आप हमेशा ये करिए, आधार गुणे ऊंचाई, हमेशा आप देखेंगे इस चीज को। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में हमने ये बताया था कि भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि ए का स्क्वायर होता है। अगर इसी को आधार 10 है गुणे ऊंचाई, आधार ये 10 है गुणे ऊंचाई कर दे तो ये हो जाएगा 100। या इसको हम कह सकते हैं 10 का, भाई अगर ये 10 का स्क्वायर ही तो है, 10 का स्क्वायर बराबर ये 100। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर, आप ऐसे देखिए, भुजा का स्क्वायर बराबर, भुजा का स्क्वायर 10 है, स्क्वायर बराबर 100। बहुत आसान है क्षेत्रफल निकालना। इसके परिमाप की बात करते हैं। परिमाप की बात करते हैं। परिमाप में बताया गया है कि अगर ये एक भुजा है, वर्ग है, अब देखिए
अगर इसकी भुजा ए है तो अगर एक भुजा ए है तो इसकी सारी जो भी चार भुजाएं हैं वो ए होंगी, स्मॉल ए रहेंगी। अब देखिए, अगर इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे परिमाप या परिधि जो होता है पैरामीटर, तो ये बाहर की भुजा होती है, ये 4a कह सकते हैं ना इसको। तो वही है, ये 4a की बात करें, ए पे यहाँ पे भुजा दिया है 10 मीटर का, 4 गुणे 10 बराबर 40 मीटर। ठीक, ये हो गया। चल विकर्ण की बात करें तो विकर्ण, इसका विकर्ण बताने के पहले कुछ विकर्ण के विषय में जान लेते हैं कि इसका विकर्ण निकलता कैसे है। देखते हैं, विकर्ण के विषय में देखते हैं कि अगर एक वर्ग है, अगर ये एक वर्ग है, देखिएगा इसको, ये अपना विकर्ण है। विकर्ण के सेंस में हमने बताया, तो अगर एक विकर्ण है तो किसी भी वर्ग को दो बराबर भागों में बांटता है, एक ये, तो यानी कि वर्ग ये बराबर इसके हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो विकर्ण हो तो ये त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटता है, 4 बराबर भागों में बांटता है। और एक ये दूसरी बात, तीसरी एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई वर्ग में दो विकर्ण हो, दो विकर्ण, एक ये तो ये भी देखिए, ये जो एंगल बनेगा ना, ये भी 90 एंगल का बनेगा, 90 एंगल का, ये चारों। और वर्ग के विषय में विकर्ण से संबंधित एक और है, अगर ये आपका कोई वर्ग है इस तरीके से और ये समद्विभाजित करे, यानी कि वर्ग को अगर ये समद्विभाजित करे इस तरीके से, तब इसमें हम देखेंगे ये जो बनेगा ना ये वाला, यानी कि अगर इसको ए बी सी डी कहें तो जो ये ए बी सी डी है ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ये। अब हम बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण में हमने देखा कि अगर एक विकर्ण खींचते हैं तो ये पूरे वर्ग को दो बराबर भागों में बांटता है, और अगर दो विकर्ण खींचते हैं ये तो ये त्रिभुज बन जाएगा। भाई ये त्रिभुज ही तो बन रहा है, और ये 4 बराबर भागों में प्रत्येक त्रिभुज को बांटता है। अगर समद्विभाजक करे अगर वर्ग, तो ये जो अंदर का जो चारों एंगल को मिलाएंगे तो ये हमारा समचतुर्भुज बनेगा। अब इसमें एक चीज ये देखते हैं कि अगर कोई वर्ग है, विकर्ण से संबंधित हम बात करते हैं, कोई वर्ग है, देखिए अगर एक विकर्ण है तो हम विकर्ण को कैसे मापेंगे। तो विकर्ण में सबसे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण, जो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, उसमें होता क्या है, इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। इससे भी निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब जब ये वर्ग रहेगा तो इसका डायगोनल डी से डिफाइन करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई प्रत्येक भुजा जो है ये ए ही तो है, ए से ही तो डिफाइन करते हैं। ये तो हमने राइट एंगल जो राइट एंगल है उसके हिसाब से हमने बता दिया था कि ये लंब आधार और कर्ण क्या होता है। लेकिन ये अगर कोई वर्ग है तो उसकी जो प्रत्येक भुजा ए ही तो रहेगी, क्योंकि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो ये आधार स्क्वायर भी और लंब स्क्वायर भी ए ही रहेगा। ये यहाँ से डी डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से डी स्क्वायर क्या करते हैं विकर्ण का, तो ये हम क्या है इसको 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर ही तो लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ से d इक्वल टू √2 ये a, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर दोनों हट जाएगा। ठीक है, अब ये d बराबर हम कह सकते हैं
ये √2, ये हमारा विकर्ण का इससे हम डिफाइन करते हैं। अगर भुजा दिया है आपका तो हम विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में भुजा था 10, भुजा 10 मीटर था और ये विकर्ण की बात कही गई थी। तो हम यहाँ पे विकर्ण को आसानी से रख सकते हैं। विकर्ण बराबर यानी कि डी विकर्ण बराबर ये √2 गुणे भुजा, भुजा 10 मीटर दिया है 2a। अब ये कह सकते हैं कि अब ये अंदर 2 रहेगा और यहाँ पे 10 तो हम ये कह सकते हैं √2 × 10 को जब हम विकर्ण में डिफाइन करेंगे तो ये 10 √2 ये हो जाएगा इसका विकर्ण। ठीक है, इस तरीके से वर्ग से आई होप कि जो सारी बेसिक जानकारी थी वो आपको दे दिया गया है। एक वर्ग के विषय में और बात करते हैं, अक्स जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आगे हम चर्चा करते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि किसी वर्ग में 10% की कमी या किसी भी परसेंट की कमी होने से तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि या कमी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा है जो होता है a + b + AB/100, ये टोटल का परसेंट। अगर वृद्धि होता है, अगर बढ़ता है तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं, और कमी होता है तो हम माइनस, ये हमारा इंडिकेशन होता है। जैसे अगर किसी वर्ग में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि की जाए तो पूरे वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए 10% की वृद्धि हो रही है तो a + b, अब जानते हैं प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो हम ये कह सकते हैं 10% की वृद्धि हो रही है प्लस, भाई अगर वर्ग है कोई, अगर इसका 10% ये बढ़ेगा तो 10% तो ये भी बढ़ेगा, और ये भी 10%, ये भी 10% बढ़ेगा। वही बताया है 10% अगर वृद्धि हो रही तो 10 + 10 प्लस ये 10 × 10 रहेगा 10, और यहाँ पे 100। ये देखिए ये इससे कट गया यानी कि 1 आ गया इधर, और ये 10 + 10 = 20 में ये वाला जोड़ देंगे ये, यानी कि किसी भी वर्ग में अगर 10% की वृद्धि होती है तो ये टोटल 21% की वर्ग में ये प्रभाव पड़ेगा वृद्धि में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।